नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सीटेन एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सताता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर क्यों ही पढ़ने हैं। लेकिन बच्चों याद रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो है ना वो आपको वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो अच्छा खासा उनका वेटेज है, लेकिन उसमें ना सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक्स आपको याद रखने हैं और वही टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं कि यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पी ब्लॉक चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंड डी एंड एफ ब्लॉक में, ये तीनों इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं। बिकॉज अगर वो टॉपिक्स अगर आप करके जाते हो तो आपका स्कोर वहां पे इंक्रीज होगा ही होगा। इनऑर्गेनिक में आपको कोई भी टॉपिक जो है वो छूट नहीं सकता। मैं जो बता रहा हूं वो करके जाओगे, मार्क्स आपके कट नहीं सकते। सो इसी के लिए आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो अपन लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर देखते हैं दैट इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज बता दूं, ये चैप्टर जो है ना वो अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हो तो आपको दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि इसमें ना ये जो क्वेश्चंस आते हैं पी ब्लॉक में से, जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 3, 4, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको सेक्शन सी एंड डी, इसमें आपके क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं। अभी ऑप्शंस कम होने की वजह से आपको पी ब्लॉक के चैप्टर्स जो है, पी ब्लॉक जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स कुछ आपको सिलेक्टेड करके ही जाने चाहिए। बिकॉज अगर नहीं करके जाओगे तो फंस जाओगे। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो सब टॉपिक सब क्वेश्चंस होते हैं ना वैसे आते हैं। तो इसमें कैसा होगा ना कि अगर आप टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ वो अगर नहीं करके गए तो क्या होगा ना, किसी और एक चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे अगर पी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया तो आपको वो वाला ऊपर वाला क्वेश्चन तो आएगा लेकिन पी ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा एंड अल्टीमेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स वो वाले क्वेश्चन में नहीं मिल सकता। सो दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बाकी चैप्टर्स तो करने ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स है उसको आप स्किप मत करो। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। सो हम लोग वही टॉपिक्स को आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हम लोग को देखने मिलता है, दैट इज योर नेम ऑफ सम कंपाउंड। जैसे कि लाइक चाल्कोजेंस, ये 16th ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ऑक्सीजन फैमिली को बोला जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये याद रखना है। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये याद रखना है। बैरिएट का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये याद रखना है। गैलीना का फॉर्मूला, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये आपको याद रखने हैं। ये आपको एमसीक्यू में या फिर वन सेंटेंस में आपको पूछे जाएंगे, या फिर 2 से 3 मार्क के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वहां पे सब क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ गैलीना। सो गैलीना का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लोरोस्पार का दिया हुआ है, क्रायोलाइट का दिया हुआ है, फ्लोरोएपेटाइट का दिया हुआ है, कार्नालाइट का एक फॉर्मूला यहाँ पे है, काइल सॉल्ट पीटर का एक फॉर्मूला है। उसके अलावा पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवेट, ये जो यहाँ पे कुछ कुछ आपके बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से करके जाने हैं, बिकॉज इसमें से ही आपका एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। उसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है दैट इज योर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज योर पी ब्लॉक वाले ग्रुप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, दिस ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। ग्रुप 16th हो गया, 17th हो गया या फिर 18th हो गया, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको देखने मिलता है वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। that is your anomalous behavior। ओके, मैं वो बताता हूँ आपको कहाँ पे रहेगा वो। यस यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनामलस बिहेवियर है, जहां पे आप ऑक्सीजन का भी पढ़ते हो एंड फ्लोरीन का भी पढ़ते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको यहाँ पे 3 से 4 एनामलस ऊपर भी है जिसमें ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। ये जो एनामलस बिहेवियर वाला पॉइंट है ना, इसको आप स्किप करना ही मत। ये 2 क्वेश्चन है आपके, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, जो आप स्किप कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको 100% चांस है कि आपके पेपर में आ सकता है। तो दोनों के आपको जो एनामलस बिहेवियर है वो अच्छे से करके जाने हैं। उसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ना कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने मिलते हैं। मैं बोलूंगा ये रिएक्शंस को ना स्किप करने की कोशिश करो। इफ यू डोंट वांट टू मग अप, तुम लोग को अगर याद नहीं करना है तो यू कैन स्किप दिस रिएक्शन स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस है एंड चैप्टर मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। देखो ये एक आपको याद रखना है, डू यू नो का पॉइंट, दिस पॉइंट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ओके,
ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। यस, नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एलोट्रॉपी। सो ये एलोट्रॉपी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप ऑक्सीजन के फैमिली में जो एलोट्रॉप्स है वो पढ़ते हो, सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ते हो, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके बेसिस पे डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज रोम्बिक सल्फर विच इज नोन एज अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर विच इज नोन एज बीटा सल्फर। तो ये जो दो आपको एक एलोट्रॉप्स दिख रहे हैं सल्फर के, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको करके जाना है, ये डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपको इतने अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये मैंने बताया ना, ये पी ब्लॉक में से आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जनरली सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें से ही आपको ये ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो ये ऑक्सो एसिड्स आपको सल्फर के भी देखने मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो नाम दिए हुए, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनके फॉर्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर्स, डाई एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अलॉन्ग विद दैट तुम लोग को क्लोरीन के भी ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। ये जो इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स है ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको करने हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, नाम के साथ याद रखने हैं। ओके ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग आते हैं ओजोन वाले पार्ट के ऊपर। ओके, दिस ओजोन वाला पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, ओजोन वाला पार्ट विल फोकस ऑन दैट। यस यस, दिस ओजोन। ओके, सो ये जो ओजोन है, यहाँ पे आपने को देखने मिलेगा, दिस ओजोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका एक टर्म बनता है विच इज नोन एज ओजोन डिप्लेशन। ओके, दिस ओजोन डिप्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया, यहाँ पे ही रहेगा, where it is, yes, this ozone depletion। ये ओजोन डिप्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। लास्ट ईयर भी इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कौन से ऐसे गैसेस है कि जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन होता है। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जनरली ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ योर depletion of ozone can be also caused by chlorofluorocarbons, that is CFCs, as well as nitrogen oxide, that is NO। तो ये जो है इनकी वजह से, ये दोनों गैसेस की वजह से, that is CFCs and NO, इनकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन होता है। सो ये आपको पेपर में पूछते हैं जनरली कि ओजोन डिप्लेशन किसकी वजह से होता है। ओके, उसके अलावा जब हम लोग सल्फर के कंपाउंड्स देखते हैं तो उसमें अपना जो H2SO4 है ये आपको करके जाना है। सल्फ्यूरिक एसिड का जितना भी पार्ट दिया गया है वो आपको करके जाना है, बिकॉज इसको ही हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो दैट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है, इसीलिए वो आपको स्किप करना ही नहीं है। यस, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ये आपको करके ही जाना है, ये आप भूल नहीं सकते। क्योंकि देखो इसमें और एक चीज बताइए, इट इज आल्सो शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज नोन एज चारिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्किप नहीं करना है। H2SO4 का देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने जैसे बताया, सब करने जाओगे तो डिफिकल्टी होगी, इसलिए जितने टॉपिक्स मैं आज के वीडियो में बताऊंगा उतने ही करोगे तो 100% आपका स्कोर जो है वो बनेगा और अपन क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यस, दिस वन हैज कंप्लीटेड। क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के अब जैसे हम लोग आगे जाते हैं, यस, दिस डेकॉन्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें हम लोग क्लोरीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, नीम रिएक्शन है ये। डेकॉन्स प्रोसेस को आपको याद रखना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस जब हम लोग आगे जाएंगे सो हम लोग को और कुछ चीजें देखने मिलती है। ओके, लेट्स सी। हाँ, दिस एक्वारेजिया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का कंटेंट क्या होता है, किसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आपको करना है, उसमें आपको एग्जांपल्स करके जाना है कि कौन से कंपाउंड्स जो है वो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स अच्छे से करके जाने हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे देखो ये टेबल दिख रहा है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको नंबर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के यहाँ पे ना स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एंड उनकी यहाँ शेप दिए हुए हैं।
तो इसके ऊपर आपको ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि मेरे पास XYZ ये कंपाउंड है, मुझे बताओ इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का पार्ट है जो कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड लास्ट में ना कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन करके है, कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन। दिस टॉपिक आल्सो यू कांट इग्नोर, ये आपको करना ही है अच्छे से। ओके, यस यस, इसमें आपको ये दिखेगा, देखो जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन रिपीट किया ना इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए, वही क्वेश्चन आपको सेम पूछा जा सकता है जो ज़ेनॉन है उसके कंपाउंड्स के लिए, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एंड योर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पी ब्लॉक चैप्टर। ज्यादा मैं डीप में नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने जैसे बताया चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा चैप्टर करके करने जाओगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, याद रखने में प्रॉब्लम होगा। सो जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट इनऑर्गेनिक चैप्टर के ऊपर शिफ्ट होते हैं एंड दैट इज योर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो डी एंड एफ ब्लॉक में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वही फिर से सेम पी ब्लॉक की तरह, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या याद रखना है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज के लिए, 4D सीरीज के लिए, 5D सीरीज के लिए एज वेल एज 6D सीरीज के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दिस जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्रोमियम एंड कॉपर का, तो उसमें हम लोग को चेंजेस देखने मिलते हैं। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। सो ये आपको याद रखना है, गिव रीजन में आपको ये पूछा जा सकता है। सो ऑब्जर्व्ड एंड expected electronic configuration of copper and chromium, you have to remember, अच्छे तरीके से उसको करके जाना है। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट हम लोग को टॉपिक देखने मिलता है, ये ग्राफ भी अच्छे से थोड़ा करके जाना, इसमें आपकी सब प्रॉपर्टीज कवर हो रही है, सो अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, यस, आगे जब हम लोग जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट यस जब हम लोग ये एंथैल्पीज देखते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, तो इसके ऊपर आपको एक गिव रीजन आ सकता है कि टेल मी व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों होता है कि जो बाद वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से? इसके ऊपर आपको एक गिव रीजन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल रीजन है उसका। एंड इफ यू वांट दैट रीजन, आपको समझना है, इन डिटेल सॉल्यूशन समझने हैं, सो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में PYQ टाइप करना है, बिकॉज ये सारी चीजें इन डिटेल सॉल्यूशन हम लोग PYQ के जो सीरीज आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम लोग अपलोड करेंगे, सो दैट हर एक स्टूडेंट को ये चीज का बेनिफिट होना चाहिए। सो इफ यू वांट दैट यू कैन कमेंट PYQ इन द सेक्शन, सो दैट विल टेक मोर एफर्ट्स फॉर यू। हम लोग आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेंगे एंड फॉर दैट रीजन हम लोग को मोटिवेशन चाहिए एंड उस मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन आपको करना ही है। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यहाँ वहां आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। सो आपको क्या होता है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक आयन दिया रहेगा एंड आपको बोला जाएगा कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करके बताओ। उसका यूनिट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल के नहीं छोड़ना है, उसका यूनिट भी आपको वहां पे मेंशन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अलावा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है, आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यस, कलर। दिस कलर वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो रीजन दिए हुए, thus the color of transition metal ion relates to the presence of unpaired electrons, DD transition, nature of ligands, geometry of the complex। so ये चार रीजंस है जिसकी वजह से आपके डी ब्लॉक वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डीडी ट्रांजिशन भी बोलते हैं। डीडी ट्रांजिशन के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ओके, यस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आप ऊपर से पढ़ के जाओ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है। यस, एंड आफ्टर दैट हम लोग को KMnO4 के बारे में यूजेस पढ़ के जाने हैं। इसके KMnO4 K2Cr2O7 के यूजेस पढ़ के जाने हैं। दिस K2Cr2O7 इनके यूजेस हम लोग को करके जाने हैं अच्छे से। ओके, एंड द नेक्स्ट इज हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग को
यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यूज में आपको पूछी जा सकती है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटलर्जी वाला जो पार्ट है उसमें आप जनरली ये पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इनके डेफिनेशंस करके जाओ कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ओके, उसके अलावा यहाँ पे देखो गैंग का एक डेफिनेशन बनेगा, ये आपको करके जाना है, गैंग का डेफिनेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक और चीज आपको देखने मिलेगी, दैट इज योर हेमेटाइट ओर जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, उसमें गैंग क्या होता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। पहले तो बोलेंगे राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट ओर, एंड व्हेन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट ओर, वो और बोलेगा कि गैंग भी बताओ, उसमें इंप्योरिटी क्या है वो भी बताओ, तो ये आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा स्मेल्टिंग ये एक प्रोसेस है, रोस्टिंग ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आपको ना पढ़ के जाना है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू रिमेम्बर, उसको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में वो क्या है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, यस यस यस, ओके ठीक है। उसके अलावा यस दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको डिफरेंस बिटवीन भी है, मैं आगे बताता हूँ आपको। कास्ट, व्रॉट एंड स्टील, दिस डिफरेंस, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कास्ट आयरन, व्रॉट आयरन एंड स्टील, ये तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा, जहां पे आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, उसके अलावा हम लोग अभी आते हैं इनर ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जहां पे हम लोग को एक्टिनॉइड एंड लैंथेनॉइड, ये जो दो सीरीज है वो देखने मिलती है। अब लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट बनता है, दैट इज योर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड योर डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, यस दिस वन, दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से करके जाना है, या आपको पेपर में पूछा जाता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आपको डिफरेंस बिटवीन आता है, ये एक्टिनॉइड वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, एक्टिनॉइड का जो पार्ट स्टार्ट होता है वहां पे आपको लास्ट में एक डिफरेंस बिटवीन भी देखने मिलता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी करके जाना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स करके एक टर्म होता है, तो वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी आपको अच्छे से करना है। यस दिस इज द टेबल जिसमें आपको सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देखने मिलेगा एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स में। ओके सो ये आपको करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके ओके नेक्स्ट, ओके पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स, यही मैं आपको बता रहा था, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट जिसको हम लोग पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स बताते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2 मार्क का आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुप नंबर, योर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी एंड एफ ब्लॉक, दैट इज ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके नाउ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो पार्ट है, दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो कैसे बनेंगे वो हम लोग चेक करते हैं। कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, सबसे पहला जो आपका पार्ट बनता है दैट इज योर मोनोडेंटेड, बेसिकली इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स। सो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीडेंटेड लाइगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड लाइगेंड क्या होता है, ये अपने को यहाँ पे करना है, उनके एग्जांपल्स अपने को करने हैं। एग्जांपल्स के बाद देखो यहाँ पे एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये होने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर करके एक टर्म देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर करना है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक पीवाईक्यू के क्वेश्चन में आपको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन ये टर्म देखने मिलेगा, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका भी एक डेफिनेशन आएगा। सो राइटर डिफाइन करके आएगा, डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ये जो 2 डिफाइनिंग ये आपको अच्छे से करने हैं। आफ्टर दैट जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने मिलता है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो देखो 3 से 4 हम लोग के पास डेफिनेशंस बन गए जो कि सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया, एक कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया, और एक आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो तीनों डेफिनेशंस हैं हम लोग को सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो कि आपको पेपर में अच्छे तरीके से मेंशन करने होते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है सो ये तीनों डेफिनेशंस लगते हैं सिमिलर, लेकिन है एग्जैक्टली अलग अलग। तो ये आपको अच्छे से करके जाने हैं। मोर सॉल्ट का एग्जांपल डबल सॉल्ट, वही मोर सॉल्ट को ही डबल सॉल्ट बोलते हैं, वो आपको अच्छे से
करके जाना है। वर्नर की थ्योरी, इसके ना आपके पास टोटल पोस्टुलेट्स है, ये पोस्टुलेट्स 1 2 3 एंड दिस वन 4, टोटल 4 पोस्टुलेट्स है। ये 4 पोस्टुलेट्स आपको अच्छे से याद करके जाना है। याद रखो पोस्टुलेट्स या फिर लॉ या फिर डिफाइन जब भी आप लिखो सो ट्राई करो कि ओन वर्ड्स में मत लिखो, जैसा टेक्स्ट बुक में जैसा नोट्स में दिया है वैसे ही आप कोशिश करो लिखने के लिए। बाकी जो गिव रीजन आए या फिर जो ब्रीफ में अगर आपको आंसर लिखना है सो यू कैन मॉडिफाई, यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स इन दैट, बट जब आप डिफाइन या फिर आप लॉ लिख रहे हो या फिर आप पोस्टुलेट्स लिख रहे हो सो ट्राई टू राइट जो आपके नोट्स में या फिर जो आप टेक्स्ट बुक में दिया हो, ठीक है। सो दिस इज द वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के आगे जब हम लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स फिर से देखने मिल रहा है, जिसमें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये 3 चीजें आपको करनी है। आईयूपीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर आईयूपीएससी आपको पूछा जाएगा। सो आईयूपीएससी इधर स्ट्रक्चर दिया रहेगा, नाम पूछा जाएगा, या फिर नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। सो वो आपको स्किप नहीं करना है। देखो कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरा भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस यू हैव टू डू, यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसके ऊपर हर एक साल एक आधा क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर वन सेंटेंस में हमेशा पूछा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। चलो सो आगे हम लोग को आइसोमरिज्म वाला पार्ट आता है। ये ग्राफ अगर आप अच्छे से कर लिए, ठीक है, ये अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप इजीली जो है वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से करना है आइसोमरिज्म वाला पार्ट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आइसोमरिज्म तो करना ही है, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, आइसोमरिज्म स्किप नहीं कर सकते। आइसोमरिज्म में भी मैं अगर आपको बताने जाऊं तो कौन सा करना है आपको मैं बताता हूं। एक लिंकेज आइसोमरिज्म अच्छे से करना है, लिंकेज आइसोमरिज्म को आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। लिंकेज आइसोमरिज्म वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ओके। यस, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, मैं बताता हूँ। लिंकेज आइसोमरिज्म आएगा यहाँ पे, यस, स्ट्रक्चरल, दिस लिंकेज आइसोमरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नहीं स्किप कर सकते। आयोनाइजेशन वाला भी आप स्किप नहीं कर सकते, एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो स्ट्रक्चरल है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आप एक बाजू में रख सकते हो, लेकिन जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है उसको आप स्किप मत करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, नाउ द नेक्स्ट वन, वीबीटी थ्योरी, इसके पॉइंट्स आप पढ़ के जा सकते हो। वीबीटी के ऊपर ना आपको ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, सी दिस वन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका आपको वो कुछ 3 से 4 चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि ज्योमेट्री बताओ, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, दैट इज वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रादर उसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको पूछा जाएगा। सो ये आपको याद रखना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये जो अभी टिक कर रहा हूं ना मैं, दिस इज CONH36 दिस इज इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये जितना भी अपन लोग को कॉम्प्लेक्स दिया है ना, इसकी प्रैक्टिस हम लोग को करनी है क्योंकि ये आपको पूछा ही जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका आता है वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या की इंपॉर्टेंट है आपको। यस, दिस एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल मेडिसिन वाला एक एप्लीकेशन दिख रहा है जिसमें आपको EDTA याद रखना है, इधर पे सिस्प्लैटिन याद रखना है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाएगा, उसके बाद हाउ टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। 4 एप्लीकेशन से 3 से 4 मार्क के लिए 100% आपको पूछे जाने के चांसेस है। सो कोऑर्डिनेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें बहुत ज्यादा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग को देखने मिलते हैं, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले 3 चैप्टर्स जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हमें सब टॉपिक्स करने नहीं है, लेकिन हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो भी स्किप नहीं करना है, तो उनको तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो मैं नहीं बता रहा उसको आप एक बार अगर रीड भी करके गए तो भी इनफ है, लेकिन जितना मैंने बताया है उतना आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से करना है। एंड एज आई सेड कि अगर आपको इस चीज का इन डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, आपको समझना है हर एक टॉपिक को जो मैंने अभी अभी बताया है, तो उसके लिए PYQs की सीरीज हम लोग लाएंगे। एंड फॉर दैट PYQ सीरीज आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है PYQ, सो दैट विल टेक मोर एफर्ट्स फॉर यू, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, एंड विद दैट मोटिवेशन हम लोग आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू।